हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम में, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं इकोनॉमी का ऑलरेडी मैं वीडियो ला ही रहा हूं और मैंने बोला है कि इकोनॉमी के 5 क्वेश्चंस वो मुझे सही कराने हैं आपके पेट एग्ज़ाम में। डेफिनेटली आप अगर उन वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप 5 क्वेश्चन श्योर शॉट मार के आओगे वहाँ पर, उससे बाहर नहीं जाने वाला। दूसरा, आज मैं एक मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का एक मैराथन सेशन लेकर के आया हूँ, जिससे कि डेफिनेटली आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ऑब्वियसली तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। और मोटिवेटेड रहिए और बिल्कुल एकदम मोटिवेशन के साथ चलना है, क्योंकि ये करीब 1 से 1.5 घंटे तक का वीडियो हो सकता है, तो भागना नहीं है, ठीक है। आप देखते रहिए, डटे रहिए। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, मेडिवल हिस्ट्री का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी में, मतलब 17वीं शताब्दी में इंडिया के ऊपर कौन रूल कर रहा है ये बताओ आप। औरंगजेब का रूल है। लेकिन 1707 में आते आते औरंगजेब की क्या हो जाती, डेथ हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती, डेथ हो जाती है। और औरंगजेब किस अंपायर का रूलर है, मुग़ल अंपायर का। एक माइटी मुग़ल अंपायर, एक बहुत बड़ा मुग़ल अंपायर जिसके ऊपर औरंगजेब राजा था। लेकिन औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थी। औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी वो हिंदुओं के बहुत अगेंस्ट थी, वो रिलीजियसली इनटॉलरेंट पॉलिसीज़ थी। और इसके साथ ही साथ उसने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस करे थे, जिसकी वजह से उसके जो रिसोर्सेज थे उसके ऊपर क्रंच पड़ गया था। मतलब रिसोर्सेज की बहुत कमी हो गई थी। फाइनेंशियली भी बहुत बुरी तरीके से एम्पायर सफ़र कर रहा था। और उसी समय पे जाके औरंगज़ेब की डेथ और हो जाती, क्योंकि औरंगज़ेब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर था जिसने अपनी पावर को अपने अंदर सेंट्रलाइज कर रखा था। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसके बाद उसके जो कोर्टियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उसके आपस में उसके जो लड़के थे वो आपस में लड़ने लगते हैं सिंहासन के लिए। और फाइनली बहादुर शाह प्रथम कौन बनते हैं, मुग़ल अंपायर के न्यू रूलर। कब, 1707 से 1712। इसे कहते हैं शाहे बेखबर। शाहे बेखबर किसे बोलते हैं, बहादुर शाह प्रथम को बोलते हैं, याद रखना दोस्तों। उसके बाद आता है जहांगीर शाह। इसको बोलते लंपट मूर्ख, बहुत ही मूर्ख इंसान था ये। इसने 1712 से 1713 ईस्वी तक ही रूल किया है। और इसकी जगह ये नहीं रूल कर रहा था, जुल्फ़िकर खान इसका प्राइम मिनिस्टर है, वो रूल कर रहा था, ये याद रखना। जुल्फ़िकर खान प्राइम मिनिस्टर था किसका, जहांगीर शाह का, वो इसके बेसिस पे रूल कर रहा था। उसके बाद आता है फ़र्रुखसियार। फ़र्रुखसियार को कौन बनाता है रूलर, तो सैयद ब्रदर्स हैं। सैयद ब्रदर्स की मदद से फ़र्रुखसियार क्या बनता है, रूलर बनता है। और इसका जो टेन्योर है फ़र्रुखसियार का, वो क्या है, इसका टेन्योर था 1713 से 1719। और वही फ़र्रुखसियार है जिसने कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान इशू किया था कि आप इंडिया के अंदर फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट आपको कुछ पेमेंट किसको, मुग़ल एम्पायर को करना होगा। तो ये याद रखना दोस्तों। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। इसे बोलते हैं रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला कब से कब तक रूल है, 1719 से 1748। और बहुत ही इनकैपेबल रूलर है, कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है, बहुत ही अय्यास आदमी है, अपनी मनमौजी में रहने वाला पर्सन है, मस्ती में रहता है, रंगीला है, मज़े में रहता है। यही वो टाइम है जिस समय अंपायर जो है ना, मुग़ल अंपायर डिसइंटीग्रेट होगा। मतलब नए नए किंगडम्स बनेंगे, छोटे छोटे किंगडम्स बनेंगे इससे टूट करके। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल में लीडर है वो बहुत पुअर है, बहुत ही वीक है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला अपने मस्ती में, मज़े में व्यस्त है। उसी समय क्या होगा, अवध में मुर्शीद कुली खान, बंगाल में मुर्शीद कुली खान एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लेता है। हालांकि वो एक तरीके से डिक्लेयर नहीं करता है कि हाँ मैं एक इंडिपेंडेंट किंगडम हूँ, लेकिन वो इसका गवर्नर था और वो अपने आप को ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि वो एक इंडिपेंडेंट राजा हो। वही होता है अवध में। वहाँ पर है सादत खान बुरहानुल मुल्क, उसने अपने आप को ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। इधर मोहम्मद शाह रंगीला का प्राइम मिनिस्टर था कौन, निज़ामुल मुल्क।
जिसे चिनक्लिस खान भी बोलते हैं, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है इसकी पॉलिसीज़ से और वो जाकर के हैदराबाद में एक नया एम्पायर इस्टेब्लिश कर लेता है। तो ये याद रखना दोस्तों। उसके बाद आता है अहमद शाह। अहमद शाह का रूल है 1748 से 1754। उसके बाद है आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन बोलते हैं। इसका टेन्योर है 1754 से 1759। इसी टाइम पर तो क्वेश्चन आ सकता है कि आलमगीर द्वितीय के टाइम पर कौन सा बैटल हुआ था। एक तो है अपना बैटल ऑफ प्लासी 1757 और दूसरा बैटल था बैटल ऑफ पानीपत। तो वो याद रखना आप दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं जो शाह आलम द्वितीय है, इसे अली गौहर कहते हैं। इसने रूल किया है 1759 से 1806। इसी टाइम होते हैं बैटल्स, कौन कौन से। एक तो बैटल ऑफ बांडीवर्स, जिसमें फ्रेंच को हराते हैं इंग्लिश, और दूसरा बैटल है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें इंडिया की 3 मेजर पावर्स को ब्रिटिश अकेले हरा देते हैं। उसमें है कि मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड, इसको ये भी उसमें लड़ रहा था। इसके साथ था नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और उसके साथ साथ मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। इन तीनों पावर को ब्रिटिश बुरी तरीके से हराते हैं 1759 और 1806 ईस्वी के बीच में, और ये बैटल होती है बैटल ऑफ बक्सर 1764 को, याद रखना दोस्तों। उसके बाद आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का जो रूल है वो है 1806 से 1837, और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन रॉय को, जिनको हम फादर कहते हैं इंडिया के पुनर्जागरण का, जिन्हें इंडिया के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है, उनको राजा के जो उपाधि है, राजा की जो टाइटल है, वो किसने दी थी? वो दी थी अकबर द्वितीय ने, याद रखना दोस्तों। अब आते हैं बहादुर शाह अपना जफ़र। यही वो है जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। इनका रूल का टेन्योर है 1837 से 1857। लेकिन जब क्रांति के समय इस क्रांति को ब्रिटिश पूरी तरीके से दबा देते हैं, तो बहादुर शाह को डिपोर्ट कर दिया जाता है। कहाँ डिपोर्ट कर दिया जाता है? इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है रंगून में, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देख लेते हैं कि मुग़लों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन से थे। तो अवध से मैंने बताया कि सादत खान बुरहानुल मुल्क ने अवध में इस्टेब्लिश कर लिया था अपना अम्पायर। हैदराबाद में चिनक्लिस खान या निज़ामुल मुल्क हैं, जिन्होंने अपना नया इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया है मुग़ल से हटके। उसके बाद रोहिलखंड में कौन है? दाऊद खान और अली मोहम्मद खान बंगेज़ है। बंगाल में कौन है? मुर्शीद कुली खान है। कर्नाटक में कौन है? सादत उल्ला खान है। और भरतपुर में कौन है? चूड़ामन और बदन सिंह ने इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर ली थी और एक स्वतंत्र राज्य इस्टेब्लिश कर लिया था, याद रखना मेरे दोस्तों। अब देखते हैं यूरोपियन कंपनियों का आगमन। अब क्या होगा? अब एक इंडियन टीम आपने देख ली, ये जो है ना, ये इंडियन टीम है, ये पूरी इंडियन टीम है एक तरीके से। अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, ये तो हमारी इंडियन टीम है। अब हम फॉरेन टीम देख लेते हैं, जिसके बीच में मैच होगा, जिसके बीच में युद्ध होंगे, और कैसे कैसे करके फॉरेन टीम जो है इंडियन टीम को हरा देगी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाएगी भारत देश के ऊपर। अब देखते हैं यूरोपियन कंपनियों का आगमन क्या था। इसमें क्या है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जिसने 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों का पहला वायसरॉय भारत के अंदर था फ्रांसिस डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 1509 तक पुर्तगाल का वायसरॉय रहता है भारत के अंदर। इसी की पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर इसी की पॉलिसी थी, याद रखना। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? फ्रांसिस डी अल्मेडा। और इसके बाद जो पोर्टुगीज़ का गवर्नर बनता है वो था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क इसका क्या था? नेक्स्ट गवर्नर था। यही अल्फांसो डी अल्बुकुर्क है जिसने बीजापुर के सुल्तान को हरा करके गोवा पर कब्जा कर लिया था। किस पे? गोवा पर कब्जा कर लिया था। इसी के टाइम 1510 में गोवा पे कब्जा कर लिया था पुर्तगालियों ने, याद रखना दोस्तों, 1510 में। अब देखते हैं कि यूरोपियन कंपनियों के भारत में आगमन का जो क्रम है वो क्या है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, ऐसे करके आए। तो एक टर्म याद रखना PDEF, जिससे कि आपको क्रोनोलॉजी याद रहेगी। PDF जैसे याद रखते हैं PDF, उसको PDEF याद रखो। P से हो गया पोर्टुगीज़, D से उसके बाद डच आए, उसके बाद इंग्लिश आए, उसके बाद फ्रेंच आए। ये टेन्योर आपको याद रखना है। अब देखते हैं पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? कोचिन में बनाई थी, याद रखना।
पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी थी, इन्होंने ही पोटैटो कल्टीवेशन को भारत के अंदर स्टार्ट किया था। ये सब याद रखना है दोस्तों। अब आते हैं डच। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। याद रखना डच कहाँ के निवासी थे, क्वेश्चन आता है कि डच कहाँ के निवासी थे। डच जो थे वो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1602 ईस्वी में, ठीक है। तो उसके बाद डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, ये याद रखना। अब आते हैं अंग्रेज, इंग्लिश पीपल। तो मैंने बोला ना PDEF, इंग्लिश आएंगे अब। तो इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में राजदूत बन के आया था, ठीक है। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ये अनुमति कब दी जहांगीर ने, जब बैटल ऑफ स्वैली होल हो चुका है, जिसमें कि इंग्लिश का जो कमांडर था थॉमस बेस्ट, वो पोर्टुगीज़ की जो आर्मी है उसको डिफीट कर देता है बैटल ऑफ स्वैली होल में, जो कि 1612 ईस्वी में होता है। थॉमस बेस्ट किसको हरा देता है, पोर्टुगीज़ को हरा देता है। उसके बाद इंग्लैंड के जो राजा हैं चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ। और इसी शादी के बाद जो पोर्टुगीज़ हैं वो इंग्लिश को क्या देते हैं, और इंग्लिश को क्या चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं बॉम्बे आइलैंड, बॉम्बे द्वीप दे देते हैं। और यही बॉम्बे द्वीप जो चार्ल्स द्वितीय हैं, जो किंग हैं इंग्लैंड के, राजा हैं इंग्लैंड के, वो किसको दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कि आप हमें थोड़ा रेंट देते रहिए और आप इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है नेक्स्ट पॉइंट। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया था। अब देखते हैं बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय कैसे होता है। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय कैसे होता है, तो मुर्शीद कुली खान जो था वो बंगाल का स्वतंत्र शासक था। मैंने बोला ना किसने बनाया था बंगाल, मुर्शीद कुली खान। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। ये क्वेश्चन आता है कि जो यूरोपियंस हैं उनकी तुलना मधुमक्खी से किसने की थी, तो वो था अलीवर्दी खान, जो कि नवाब था बंगाल का, जो कि मुर्शीद कुली खान के बाद नवाब बनता है। यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी, ऐसा उसने बोला था। उसके बाद आता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका जो नाती है सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बनता है, और यही सिराजुद्दौला है जिसके साथ बैटल ऑफ प्लासी होगा और इसे बुरी तरीके से इस बैटल में हरा दिया जाता है। तो सिराजुद्दौला द्वारा 12 जून 1756 को की रात में 146 अंग्रेज़ों के एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसमें से जब उसे खोला गया ना सुबह, तो उसमें से बस 23 अंग्रेजी जिंदा बचे थे, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को, डेट याद रखना दोस्तों, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है। और इसी बैटल में अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देता है। प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र धोखा करता है किसके साथ, मीर जाफ़र धोखा करता है सिराजुद्दौला के साथ, और वो लड़ने से मना कर देता है, ठीक है। प्लासी के युद्ध में के उपरांत अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था, और जब बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म हो जाता है तब मीर जाफ़र को वो क्या बना देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं, जो कि 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों को लगता है कि मीर जाफ़र उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो मीर जाफ़र को हटा करके उसकी जगह उसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। कब, 1760 ईस्वी में। उसके बाद आता है 22 अक्टूबर 1764 को, जब बैटल ऑफ बक्सर होता है। और बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों ने 3 इंडिया की सबसे बड़ी पावर, एक तो अवध का नवाब, और दूसरा जिसका नाम था शुजा-उद-दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, और मुग़ल अम्पायर का जो रूलर है शाह आलम सेकंड, इन तीनों को बुरी तरीके से हरा देते हैं इंग्लिश। और अब इंग्लिश का स्टाइल पूरा ही कहें ना, इंग्लिश की अथॉरिटी अब भारत के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाती है इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद। इसके बाद इतना क्लियर हो जाता है कि अब इंडिया के अंदर कोई पावर अगर रूल करने जा रही है आने वाले समय में, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और कोई पावर नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस इंग्लिश के लिए बचे हुए हैं, उनको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में ही, देखते जाइए दोस्तों। अब आते हैं, ये जो बैटल है याद रखना, बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था अंग्रेज़ों की तरफ से, ये याद रखना। और मीर कासिम की संयुक्त सेना को इसने पराजित कर दिया था। अब देख लेते हैं कि मैंने जो बोला ना
कि अभी और बैटल्स होंगी जिससे कि जिसके साथ अंग्रेज़ों को भी लड़ना है। अब थोड़ी स्टोरी समझ लीजिए। जैसे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनी, हमने देखा अवध था, बंगाल था, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारे जो फॉर्मिडेबल चैलेंजेस थे उनको बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज दबा चुके हैं। अब अभी साउथ में आइए जहाँ पर मैसूरियन पावर है, और मैसूर में एक डिनास्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था वोडेयार डिनास्टी। वोडेयार डिनास्टी कहाँ थी? मैसूर के अंदर। मैसूर मतलब जो प्रेजेंट का कर्नाटक है वही मैसूर है। तो मैसूर में वोडेयार डिनास्टी रूल कर रही है, और उसी जगह एक बहुत ही करेजियस, कहें तो एक बहुत ही करेजियस सोल्जर वोडेयार डिनास्टी की आर्मी में से निकल के आता है, और एक बहुत अपने आप को एक उम्दा लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश करता है। हमारा कौन बताओ ना, कौन इस्टेब्लिश करता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन इस्टेब्लिश करता है? कौन करता है? हैदर अली। हैदर अली को कौन भूल सकता है भाई। मैं कहूँ ना, उस समय का अगर कोई फैंटेस्टिक मैं कहूँ ना, सबसे करेजियस, सबसे बहादुर अगर कोई लीडर तो उस समय था उस सेंचुरी के अंदर, तो वो था अपना हैदर अली। और हैदर अली ने इस तरीके से, जब वो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा था वोडेयार डिनास्टी के अंदर, तो वो धीरे धीरे करके वो मिलिट्री कमांडर बन जाता है। और मिलिट्री कमांडर बनने के बाद फिर वो क्या करता है कि रिफॉर्म्स करता है। और जो वोडेयार डिनास्टी का राजा था, कृष्ण राजा, वो ऑलमोस्ट एज एन पपेट के तौर पर काम कर रहा था। और वो ऑलरेडी पपेट के तौर पर काम कर रहा था, तो जो उसे पपेट बनाए हुए थे उनको बुरी तरीके से हैदर अली डिफीट कर लेता है, और अब ये नया कमांडर बन जाता है मैसूरियन आर्मी का। तो अब वोडेयार डिनास्टी में कौन है? हैदर अली मेन इंपॉर्टेंट पावर बन गया है, ठीक है। तो हैदर अली क्या करता है? फ्रेंच की मदद लेता है, और फ्रेंच की मदद लेकर के जैसी इंग्लिश की पूरी सेना थी ना, उसी टाइप का एक आर्मी डेवलप करता है। और वो डिंडीगुल में एक आर्सेनल बनाता है, जो कि ऑलमोस्ट अंग्रेज़ों की तरह ही आर्सेनल था। वो किसकी मदद लेता है डिंडीगुल में एक आर्सेनल बनाने के लिए? आर्सेनल मतलब वो पूरा एरिया था जहाँ पे वो हथियार और सारी चीज़ रखे जाते थे, वो बनाए जाते थे, ठीक है। तो वो डिंडीगुल में बनाता है। किसकी मदद से? फ्रेंच की मदद से बनाता है। अब इसी के साथ इंग्लिश वॉर करेंगे। इंग्लिश कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ी पावरफुल पावर है, इसको डिफीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हैदर अली को नहीं रोका गया तो ये हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा साउथ में, क्योंकि अंग्रेज भी तो अंग्रेज भी तो मद्रास पर कैप्चर कर चुके हैं ना। तो मद्रास को अगर बचाना है तो हैदर अली को डिफीट करना होगा, नहीं तो हैदर अली धीरे धीरे करके पूरे एक एम्पायर को जकड़ लेगा। तो उन्हें हैदर अली को हराना था। इसी की वजह से बैटल स्टार्ट होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जिसे बोलते हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। और इसी एंग्लो मैसूर युद्ध में जो अंग्रेज़ हैं उनको हैदर अली बहुत बुरी तरीके से पीटता है। इतनी बुरी तरीके से पीटता है हैदर अली, जबकि मराठास जो थे और निज़ाम जो था वो हैदर अली का साथ नहीं दे रहे हैं, वो इंग्लिश का साथ दे रहे हैं। फिर भी हैदर अली इंग्लिश को बुरी तरीके से हराता है। और इंग्लिश क्या फिर करते हैं? इंग्लिश की सबसे अच्छी बात ये थी, जब भी वो हारते थे ना, वो पैर पकड़ लेते, अरे साहब ठीक रहने दो यार, अब हो गया, हमसे नहीं हो रहा भाई, अब कंप्रोमाइज़ कर लो। तो उन्होंने मद्रास की संधि साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये इंग्लिश करते थे, चीटर थे इंग्लिश। तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करी 1769 में। उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और इसी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की डेथ हो जाती है। और वॉर को कंटिन्यू कौन करता है? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान वॉर को कंटिन्यू करता है। और इंग्लिश की तरफ से कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और यहाँ पे जाकर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो जाती, क्योंकि वॉर इनकॉन्क्लूसिव रहा था, कोई रिजल्ट निकल ही नहीं रहा था, और 4 साल से युद्ध चल रहा है। तो फिर दोनों पार्टी एग्री कर जाती हैं कि चलो अब एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, 1784 ईस्वी में। अब आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इस एंग्लो मैसूर वॉर में 1790 से 92 में जो मराठा हैं, मराठा पावर है, निज़ाम है हैदराबाद का, ये दोनों बुरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं इंग्लिश के साथ मिलकर के। किसके खिलाफ? टीपू सुल्तान के खिलाफ। और टीपू सुल्तान को इस वॉर में हरा दिया जाता है। और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स करता है जो गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी यहाँ पर टीपू सुल्तान एक्सेप्ट करते हैं, और उनके 2 लड़के थे जो उनको जब्त कर लिया जाता है। उसके साथ ही साथ उनकी हाफ टेरिटरी जा चुकी है उनके हाथ से, आधी से ज़्यादा टेरिटरी इंग्लिश के पास चली जाती है आफ्टर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो कि 1792 में साइन करी गई है। कब करी गई है? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। किसने खिलाफत करी थी?
मैसूर की, वो थे मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद। याद रखना, अगर हमारे देश के लोगों ने ही अगर हमारे देशों के लोगों के खिलाफ अगर षड्यंत्र नहीं किए होते तो हम इंग्लिश के गुलाम कभी नहीं बने होते। इंग्लिश के गुलाम अगर हम बने हैं तो वो गलती हम लोगों की थी, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। समझे दोस्तों, ये चीज़ आपको समझनी होगी, हिस्ट्री को समझना होगा। अब आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और ये होता है लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर। इसमें बुरी तरीके से हैदर अली को हरा दिया जाता है और उनकी डेथ हो जाती है 1799 में। तो उसके बाद मैसूर भी किसके पास पहुंच गया? अब इंग्लिश के पास। अब मैसूर इंग्लिश के पास पहुंच गया है, ऑलरेडी बंगाल उनके पास है, अवध उनकी सब्सिडरी के अंदर है, ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस के अंदर आ चुका है। देखना तो वो बहुत डर चुके हैं। अब बचा क्या है? मराठास हैं। अब मराठास को भी हरा देते हैं। मराठास के साथ भी वॉर होती है। पहला जो एंग्लो मराठा वॉर होता है वो है 1775 से 82, और इस समय गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। ठीक है। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 वेलेस्ली के टाइम पर, और इस पर जो पेशवा हैं वो सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं इंग्लिश के साथ। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसे बोलते हैं 1817 से 1818। इस समय गवर्नर कौन है? तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। क्वेश्चन आता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे गवर्नर कौन था? वो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। याद रखना दोस्तों। अब आते हैं तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के जो वंशानुगत जो पद थे उसको समाप्त कर दिया गया था, और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम से पेशवा था। अब आते हैं सिख एवं अंग्रेज संबंध। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी, और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। इसी जमीन पर उन्होंने अमृतसर नगर का स्थापना करी है। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जन देव को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड प्रदान कर दिया था। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। और सिखों के 10वें और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 1675 से 1708 ईस्वी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है। याद रखना, सिखों से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है वहाँ पे। हरगोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पटना के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी है। 1699 में खालसा पंथ कौन? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों में 5 वस्तुएं केस, कंगा, कच्छा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1608 ईस्वी में दक्षिण भारत में नंदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी थी। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। बंदा बहादुर को फर्रुखसियार के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया था। तो बंदा बहादुर को कब? फर्रुखसियार के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया था। रणजीत सिंह 1799 में लाहौर के शासक बने, और रणजीत सिंह का संबंध जो है वो शकर चकिया मिस्ल, तो सिखों में मिसलें होती हैं, उसमें शकर चकिया मिस्ल थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने ही पंजाब अंपायर की स्थापना और सिख अंपायर की स्थापना करी थी। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा साहू सुजा से प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? साहू सुजा ने कोहिनूर हीरा दिया था। किसको? रणजीत सिंह को। याद रखना मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं एंग्लो सिख युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध। ये कब हुआ है? ये हुआ है, पहला जो आंग्ल सिख युद्ध है वो 1845 से 1846, और इसी के बाद एक ट्रीटी साइन होती है भैरोवल की संधि 1846 में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 को। अंग्रेजी राज में पंजाब का विलय हो जाता है इसी समय। अब देख लेते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि अंग्रेजी की जो पॉलिसीज़ थी अंग्रेज़ों की, उसके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे।
तो उन विद्रोह को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो विद्रोह है सन्यासी विद्रोह, ये बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक है, बंगाल और बिहार में ये विद्रोह हुआ था। इसके जो लीडर थे कैना सरकार और द्विज नारायण सिंह। इसका जो समय है 1763 से 1800 ईस्वी है, ये आपको याद रखना। अब आते हैं चुआर विद्रोह, ये बंगाल वाले रीजन में ही हुआ है। दुर्जन सिंह इसके लीडर थे। 1769 से 1799 इसका टेन्योर है। पोलीगरों का विद्रोह है, ये तमिलनाडु में होता है। वीर पी कट्टबोम्मन ये इसके लीडर थे 1799 से 1801। उसके बाद है भील विद्रोह। भील विद्रोह कौन सा रीजन होगा? पश्चिमी घाट मध्य प्रदेश वाला रीजन, क्योंकि भील की संख्या, भील ट्राइब्स की संख्या वहीं ज़्यादा है। इसके लीडर थे त्र्यंबक जी। 1818 से 1831। इसमें आपको मैं कुछ नहीं बता सकता, ये आपको रटने ही पड़ेंगे, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है ट्राइबल मूवमेंट्स पे। ट्राइबल जो भी विद्रोह हुए हैं, चाहे फिर वो पीजेंट विद्रोह हो, चाहे फिर वो सिविल विद्रोह हो, सब पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना होगा। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ है। चित्तर सिंह लीडर हैं, उमाजी इसके लीडर हैं। 1822 से 1826। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में, करमशाह और टीपू इसके लीडर हैं। 1825 से 1833। अहोम विद्रोह असम के अंदर, अहोम मतलब असम, गोमधर कुंवर इसके लीडर हैं और रूपचंद्र कौनर इसके लीडर में, 1828 से 1833। उसके बाद बहाबी विद्रोह बिहार उत्तर प्रदेश, पटना इसका मेन सेंटर था, पटना बहाबी का। सैयद अहमद बरेलवी इसके क्या हैं? लीडर हैं, नेता हैं। और 1826 से 1871 तक ये विद्रोह हुआ है। बहाबी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इन्हें सुधार पसंद नहीं था। तो बहाबी जो है ना, वो मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को, जो मोहम्मद साहब का जो इस्लाम था, जो मेन इस्लाम था, उसको इस्टेब्लिश करना चाहते, इन्हें सुधार पसंद नहीं थे बहाबियों को। ठीक है, अब आते हैं कोल विद्रोह, जिसे कोल रिबेलियन बोलते हैं। ये कहाँ हुआ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में हुआ है, जो कि झारखंड में है। बुड्ढू भगत इसके कौन है? लीडर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32। लीडर कौन है? बुड्ढो भगत हैं। रीजन कौन सा है जो इन्फ्लुएंस हुआ है? वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु से बंगाल तक, और स्पेशली जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ खोंड ट्राइब रहती है, खोंड आदिवासी रहते हैं, वहीं ये विद्रोह हुआ था। चक्र बिश्नोई इसके लीडर हैं। ये जो मैं ये बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खोंड विद्रोह इंपॉर्टेंट है, इसके लीडर याद होने चाहिए। चक्र बिश्नोई इसके लीडर हैं। टेन्योर कब है, मतलब कब से कब तक ये वॉर हुआ है और ये विद्रोह हुआ है? 1817 से 1856। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है खासी विद्रोह। खासी कहाँ होगा? खारो खासी जयंतिया जो हिल्स है ना मेघालय की, वहाँ पर होता है। तीरथ सिंह खासी मूवमेंट के कौन है? लीडर हैं। कब हुआ है? 1829 में। अब आते हैं फराइजी आंदोलन। फराइजी कहाँ है? बंगाल के रीजन में हुआ है। सरीतुल्लाह ददू मियाँ इसके कौन है? लीडर हैं। 1838 से 1857 इसका क्या है? टाइम पीरियड है। अब आता है सेंथल विद्रोह। वेरी इंपॉर्टेंट सेंथल विद्रोह। कौन सा रीजन है? बंगाल और झारखंड वाला रीजन इसमें हिट हुआ था। सेंथल ट्राइब द्वारा ये विद्रोह किया गया है। लीडर कौन है? सिद्धू और कनू पूछा जाता है, सिद्धू कनू लीडर हैं। ठीक है, इसके कब हुआ? 1855 से 56। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो याद रखना मेरे दोस्तों। अब आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ है? झारखंड वाले रीजन में। इसके लीडर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो इस पर भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सेंथल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मुंडा विद्रोह लीडर कौन है? बिरसा मुंडा। टाइम पीरियड कौन सा है? 1899 से 1900 ईस्वी पूर्व। ठीक है। उसके बाद है पाइका विद्रोह, पाइका रिबेलियन। पाइका रीजन, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ है? ये हुआ है उड़ीसा के अंदर। लीडर कौन है इसका? वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर कौन है इसका? जो बक्सी जगबंधु हैं इसके लीडर। 1817 से 1835 इसका क्या है? टाइम पीरियड है। अब देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल वाले रीजन में दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास द्वारा 1859 से 1860। उसके बाद पावना विद्रोह है। पावना बंगाल वाले रीजन में ईशन चंद्र रॉय और शंभू पाल द्वारा। कब? 1873 से 1876 में हुआ है।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद दक्कन विद्रोह और डेक्कन रिबेलियन। डेक्कन की जब भी बात आएगी मतलब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में। इसका लीडर स्पेसिफाइड नहीं है, बहुत सारे लीडर थे इसके। टाइम पीरियड याद रखना 1874 से 75 में हुआ है। उसके बाद मोपला विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोपला विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ हुआ है? मोपला मतलब मालाबार वाले रीजन में। मालाबार वाले रीजन में क्या हुआ है ये विद्रोह? मालाबार कहाँ पड़ता है दोस्तों? बताओ कमेंट बॉक्स में, मालाबार कहाँ पड़ता है? डेफिनेटली केरला के अंदर पड़ता है। ठीक है। इसका लीडर कौन था? अली मुसलियार। अली मुसलियार इसका लीडर था। किसका? मोपला विद्रोह का। टेन्योर कब है? 1920 से 22। ये वही टाइम है जब हमारे देश के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। और उसी समय पर क्या हुआ है? मोपला रिबेलियन भी हुआ है, मोपला विद्रोह भी हुआ है। अब देखते हैं कोका रिबेलियन। कूका रिबेलियन कहाँ हुआ है? इसका रीजन पता होना चाहिए। कूका रिबेलियन पूछेगा और आप लगा के चले आओगे झारखंड बिहार, लेकिन कूका रिबेलियन स्पेशली हुआ है कहाँ? पंजाब वाले रीजन में। पंजाब वाले रीजन में लीडर कौन है इसका? भगत जवाहर मल। कौन है इसका लीडर भैया? भगत जवाहर मल इसके लीडर हैं। टाइम पीरियड क्या है? 1840 से 1872 इसका टाइम पीरियड है। 1840 से 1872 इसका क्या है? टाइम पीरियड है। उसके बाद है रंपा विद्रोह, रंपा रिबेलियन। रंपाओं का रिबेलियन कब हुआ है? ये कौन से रीजन में है? आंध्र प्रदेश और बिहार वाले रीजन में। लीडर कौन है? लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है रंपा रिबेलियन का, वो है सीताराम राजू। टेन्योर याद रखो भी नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, 1922 से 24 में ये हुआ है। लेकिन लीडर और किस जगह हुआ है ये ज़रूर याद होना चाहिए। उसके बाद है ताना भगत मूवमेंट और ताना भगत आंदोलन। इसके लीडर हैं जात्रा भगत। कब हुआ है? 1914 में। बिल्कुल नहीं थकना है दोस्तों, थकना नहीं है। लगे रहिए। मैं लगा हूँ तो लगे रहिए। मैंने पानी भी नहीं पिया है अभी तक, ठीक है? तो आप भी लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। थकना क्यों है? क्यों थकना? डरना क्यों है? सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, छड़ एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो तुम्हें कांटों में राह बनाने वाला बनना है ना, तो लगे रहिए दोस्तों। चलो अब देखते हैं 1857 का विद्रोह। अब क्या बचा है? बस 1857 का रिवॉल्ट पे आ गए भैया हम। अब क्रांति करेंगे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ, लड़ना है इनके खिलाफ दोस्तों। तो 1857 की क्रांति तत्कालिक कारण क्या था? गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस उन्हें दे दिया गया था सोल्जर्स को चलाने के लिए। तो अगर वो गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस अगर अपने दांत से उसे स्ट्रिप ऑफ करेंगे और तो उसमें डालेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? उनका जो धर्म है ना वो भ्रष्ट हो रहा है, धर्म नष्ट हो रहा है। तो वो उसके खिलाफ क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे कि आप हमारी रिलीजियस पॉलिसीज़ उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हो। तो इसका जो मेन जो कारण था ना, और कहें तो इमीडिएट जो कॉज था, तत्कालिक जो कारण था वो ये था। कारण तो बहुत ज़्यादा कारण क्या थे? क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठा हो रहा था। इसने एक तरीके से चिंगारी का काम किया। ऑलरेडी अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी डिस्क्रिमिनेटरी थी, भेदभाव वाली थी कि ऑलरेडी वो कैसे भी करके चाह रहे थे कि इनके खिलाफ विद्रोह तो करना है। लेकिन इस कारतूस ने एक चिंगारी का काम किया। 34वीं जो रेजिमेंट है बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाघ और जनरल ह्यूमन को गोली मार दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे। किसको? मंगल पांडे को। याद रखना मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से? 34वीं इन्फेंट्री है बैरकपुर की, वहाँ से थे मंगल पांडे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को क्या हुआ है? मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिए तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। और उन्होंने मेरठ में विद्रोह किया, उसके बाद दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। और दिल्ली में जाकर के जो बहादुर शाह जफ़र जहाँ पे दिल्ली बैठे हुए थे, जो कि मुग़ल एम्परर थे, उनसे कहा जाकर के आप हमारे इस क्रांति का नेतृत्व करिए। और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र काफ़ी मना करने के बाद रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, हम तैयार हैं इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। तो क्वेश्चन आता है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लोग याद नहीं रखते हैं वो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था उस समय, तो वो थे पामस्टन। कौन थे? पामस्टन उसके प्रधानमंत्री थे, याद रखना मेरे दोस्तों। अब आते हैं 1857 के विद्रोह के स्वरूप में संबंध इतिहासकारों का मन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा और ये पूछते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किसका है, कि कौन सा जो स्टेटमेंट है जो दिया है इतिहासकारों ने वो किसके लिए सही है और किसने दिया है 1857 की क्रांति के लिए। तो बी.डी. सावरकर जो है ना, उन्होंने कहा कि जो 1857 की जो क्रांति था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इट वॉज फर्स्ट इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने बोला? बी.डी. सावरकर ने। तो याद रखना। लेकिन डिज़रायली क्या कहते हैं? यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले क्या कहते हैं? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। उन्होंने कहा ये बस सोल्जर्स का रिबेलियन था, पूरा देश इसमें शामिल नहीं हुआ था। कौन कहते हैं? ये सीले कहते हैं, सीले और लॉरेंस कहते हैं। याद रखना, सिंपल स्टेटमेंट आएगा कि ये किसने बोला है वो आपको बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसने बोला? जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर ने। डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउटरैम क्या कह रहे हैं? ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, बस, और कुछ नहीं था। ये एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट कुछ नहीं था। ये ऐसा नहीं था कोई स्वतंत्रता संग्राम हो जैसे कि बी.डी. सावरकर बोल रहे हैं। फिर उन्होंने अब टी.आर. होम से पूछा गया कि आप बताइए, आप क्या कहेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। उन्होंने कहा कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच में युद्ध था। मतलब ये टी.आर. होम्स क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भारत के जो दो देश के जो लोग हैं ये बर्बर हैं और हम जो हैं सभ्य लोग हैं। तो सभ्यता और बर्बरता के बीच में एक युद्ध है, बस, और कुछ नहीं है। ऐसे करके अंग्रेज़ पागल बनाते थे हमें, देख रहे हो ना। अब LIR रीज से पूछा गया कि आप ही बता दीजिए कि भाई क्या था 1857 की क्रांति। उन्होंने बोला कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। मतलब क्या कह रहा है ये धर्मांधों का क्रिश्चियन के खिलाफ युद्ध है, ये ऐसे बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि 1857 की कुछ क्रांति के ऊपर कुछ किताबें लिखी गई हैं, वो किसने लिखी हैं। तो एक किताब है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का, वो लिखी है बी.डी. सावरकर ने। द ग्रेट रेवेलियन किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। याद रखना ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट रेवेलियन किसने लिखी है? अशोक मेहता ने लिखी है द ग्रेट रेवेलियन। सिपाही म्यूटनी ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किसने लिखी? R.C. मजूमदार ने। सिपाही म्यूटनी ऑफ द रिवॉल्ट 1857, ये लिखी R.C. मजूमदार ने। और 1857 किसने लिखी है? एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन ने क्या लिखी है? 1857। अब देख लेते हैं कि कौन सी जगह 1857 में कौन नेता था और उनका रीजन कौन सा था। अब देख लेते हैं, जैसे कि दिल्ली में नेता कौन था? जो हमारी क्रांति है उसका नेता कौन था? वो था बहादुर शाह जफ़र। लेकिन बहादुर शाह जफ़र तो ऐसे ना एक ओवरऑल क्रांति का नेता था, लेकिन सही में लीड कौन कर रहा था? तो वो था बख्त खान। इसको दबाया किसने था? विद्रोह का दमन किसने किया था? तो वो था निकोलसन और हडसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है आपको, ठीक है। दिल्ली में नेता कौन था? बहादुर शाह जफ़र। उसका कमांडर कौन था? बख्त खान। विद्रोह का दमन किसने किया? निकलसन एवं हडसन ने, ये याद रखना। कानपुर में नेता कौन था? नाना साहेब और तात्या तोपे। इसका दमन किसने किया? कैंपबेल ने। यही वो कैंपबेल है जो पहले कानपुर में विद्रोह को दबाता है, उसके बाद ये विद्रोह को लखनऊ वाले विद्रोह को भी यही दबाता है। लखनऊ में नेता कौन था? कौन नेता था लखनऊ में विद्रोह का? वो था बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल। और इस विद्रोह को भी कानपुर और लखनऊ के विद्रोह को याद रखना, किसने दबाया था, किसने इसका दमन किया था? तो वो था कैंपबेल ने, ठीक है। अब देखते हैं झांसी की रानी। तो झांसी का विद्रोह ऑब्वियसली कौन कर रहा होगा? झांसी की रानी कर रही होंगी, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने इसका विद्रोह को लीड किया था, नेतृत्व किया था। विद्रोह का दमन किसने किया? ह्यूरोज ने विद्रोह का दमन किया था। इलाहाबाद में नेता कौन था? लियाकत अली खान नेता थे। विद्रोह का दमन किसने किया? कैनल नील ने इसका दमन किया था। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार के नेता कौन है? बाबू कुंवर सिंह को कैसे भूल सकते हो दोस्तों? बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। इन्हें बाबू कहते हैं कुंवर सिंह को।
और इस विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर एवं विंसेंट अय्यर ने। विंसेंट अय्यर और विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया था। कहाँ पर? बिहार के अंदर। अब देखते हैं बरेली में जो नेता था वो था खान बहादुर खान, और इस विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। तो कैंपबेल ने कहाँ कहाँ विद्रोह का दमन किया है? लखनऊ, कानपुर और बरेली का नेतृत्व कौन कर रहा था? खान बहादुर खान कर रहा था 1857 की क्रांति का। अब देखते हैं फैज़ाबाद में जो नेता थे इस विद्रोह के वो कौन थे? वो थे मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपबेल ने। तो कैंपबेल ने ऑलमोस्ट यूपी के जो विद्रोह हैं कैंपबेल ने दबाए हैं, चाहे फिर वो लखनऊ का हो, चाहे फिर वो बरेली का हो, चाहे फिर वो फैज़ाबाद को हो, चाहे फिर वो कानपुर का हो, चारों विद्रोह इन्होंने दबाए हैं। और हर जगह जो भी विद्रोह के नेता थे वो आपको याद रखना चाहिए। डेफिनेटली आपको इससे एक क्वेश्चन मिलने वाला है। मतलब 4 पेपर हैं, 4 शिफ्टें हैं, तो 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं दोस्तों, याद रखना भैया। अब रानी लक्ष्मीबाई का पता है कि 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, ये पता रखना। कब? 17 जून 1858 को। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आया था, मृत्यु कहाँ हुई थी? वो ग्वालियर में हुई थी। अभी आया था बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो ग्वालियर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इनका जो इनकी डेड बॉडी है वो वहीं पर लगी हुई है। ठीक है, याद रखना। अब हम कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन देख लेते हैं। अभी हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात की थी कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा था? राजा बोला था, राजा का टाइटल दिया था। तो अब धार्मिक मतलब भारत के अंदर जो अंग्रेज़ राज कर गए, क्यों कर गए? क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थीं। कैसी सामाजिक बुराइयां थीं? एक तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, मतलब जाति के बेसिस पर भेदभाव बहुत था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को मतलब ब्राह्मणों के घर में अलाउ नहीं किया जाता था। मतलब वो वहाँ पे बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, न वो किसी बेल्स में कुएं से पानी भर सकते हैं, न वो किसी मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। तो ये जो भेदभाव है ये बहुत गलत चीज़ होती है। उसके बाद वुमेन्स की बहुत बुरी कंडीशन थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड था, मतलब किसी फीमेल अगर चाइल्ड बॉर्न हुई है और उसको पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था, इसे फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। और फीमेल फर्टिसाइड का कंडीशन उसमें हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद विडो जो होती थी, जैसे कोई लड़की है, उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया है और तो वो शादी नहीं कर सकती दोबारा से। विडो रीमैरिज नहीं थी। ठीक है, विडो रीमैरिज वॉज नॉट अलाउड। सती प्रैक्टिस थी, मतलब अगर तुम्हारा हस्बैंड मर गया है तो आपको अपने हस्बैंड के साथ आपको भी दहन होना होगा। ये सती प्रैक्टिसेस थी। तो बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ थीं। उन सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए हमारे देश के जो मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड पीपल्स है वो बाहर निकल के आए। उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं? इन्हीं की वजह से तो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया है। तो उन्होंने रिफॉर्म किया और इसी रिफॉर्म को हम पढ़ेंगे। तो उसमें देखना कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में ब्रह्मो समाज की अगर बात करें तो ब्रह्मो समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने की है। ये ब्रह्मो समाज इससे पहले से आत्मीय सभा बनाई थी राजा राम मोहन रॉय ने 1840 में। ये वही आत्मीय सभा आगे चल के 1828 में क्या बन जाती है? ब्रह्मो समाज बन जाता है। किसने बनाई थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन आता है किसने टाइटल दिया था? राजा राम मोहन रॉय का टाइटल किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। तो राजा राम मोहन रॉय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। वही आत्मीय सभा है जो कि 1828 में क्या बन जाती है? ब्रह्मो समाज बन जाता है। वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1825 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। तो राजा राम मोहन रॉय का जो अखबार था उसका नाम क्या था? मिरत उल अकबर। ध्यान रखना, मिरत उल अकबर। ये किसका अखबार था? ये था राजा राम मोहन रॉय का। याद रखना मेरे दोस्तों। अब देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हारे की मदद से, यहाँ लिखा नहीं है, याद रखना कि डेविड हारे की मदद से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी है। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की पदवी दी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी है। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये फादर हैं किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, तो उन्होंने ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी, जो कि तत्वबोधिनी पत्रिका वीकली वाइज रिलीज़ किया करती थी। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मो समाज का गठन किया था। ये भी इसके पहले ब्रह्मो समाज के ही नेता थे, उसके बाद इन्होंने हट के एक भारतीय ब्रह्मो समाज बना लिया था। ठीक है।
अब आते हैं कि प्रार्थना समाज। अब क्वेश्चन आएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी है, तो वो आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की मदद से 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। महादेव गोविंद रनाड़े को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाड़े का भी नाम याद रखना। ठीक है दोस्तों, रनाड़े ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोला जाता है, सोक्रेटिस, और महाराष्ट्र किसको कहा जाता है, महादेव गोविंद रनाड़े। यही महादेव गोविंद रनाड़े हैं जिन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी। 31 दिसंबर 1893 को डी.के. कार्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था। तो याद रखना कि डी.के. कार्वे ने क्या बनाया था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनवाया था, कब, 1893 में। किसने बनवाया था, डी.के. कार्वे याद रखना, डी.के. कार्वे याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सामाजिक सुधार क्या क्या हुए हैं। जो शिशु वध था, मैंने बोला ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी, उसको 1795 और 1804 के रेगुलेशन ने इसको ख़त्म कर दिया था, शिशु वध पर रोक लगा दी थी। उसके बाद सती प्रथा का रेगुलेशन आता है 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा। ये किसके एफर्ट से आया था, राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से। तो इसमें सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद दास प्रथा को ख़त्म किया था 1843 में, एल.एन. बरो ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज 1856 में लॉर्ड कैनिन किसके एफर्ट से, तो ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी। उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट है नॉर्थ ब्रुक द्वारा, जिसमें एक अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लैंड्स डाउन लेकर के आया था। लड़कियों की विवाह की आयु को 12 वर्ष निश्चित कर दिया गया था, मतलब चाइल्ड मैरिज ना हो सके इसकी वजह से, कि लड़कियों की जो आयु थी ना शादी की, वो निर्धारित कर दी गई थी 12 वर्ष। उसके बाद उसे सादा एक्ट में बढ़ा करके इस आयु को इरविन के द्वारा कितना कर दिया गया, 14 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करी है। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करी है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने ये बोला था कि वेदों की तरफ लौटो। इन्होंने कहा कि वेदों की तरफ चलो, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इनसे बाहर निकलो और वेदों की तरफ चलो। वेद क्या कहते हैं, वेद ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन करो, आप भेदभाव करो, तो वेदों की तरफ चलो, वेदों को पढ़ो। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, उन्हें याद रखना। उन्होंने एक लिखी सत्यार्थ प्रकाश 1875 में, 1874 में पंच महायज्ञ विधि और पाखंड खंडन किसने लिखी है, इन्होंने ही लिखी है 1866 में। अद्वैत मत का खंडन 1877 ईस्वी में इन्होंने लिखी है किताब। अब आते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट याद रखना है कि इसके नेता कौन थे, हेनरी बिबियन डेरोजियो। कौन, हेनरी बिबियन डेरोजियो, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। हेनरी बिबियन डेरोजियो 1856 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया था। किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब आता है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। किसके, रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। कौन, स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। स्वामी विवेकानंद का जो पुराना नाम था, बचपन का जो नाम था, वो था नरेंद्र नाथ। और 1893 ईस्वी में इन्होंने ही शिकागो शहर में अमेरिकी पीपल्स के सामने जाकर के विश्व धर्म सम्मेलन में अपना नेतृत्व किया था और भारत का नेतृत्व किया था। उन्होंने बहुत ही सुंदर स्पीच दी थी जिससे कि सभी लोग इंस्पायर्ड हुए थे। उसके 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांता सभा की स्थापना करी है। उसके बाद 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा है, आध्यात्मिक पिता कहा है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने। अब आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने करी है। एक्चुअली थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो हुई थी कहाँ हुई थी, ये अमेरिका में हुई थी। इसमें जो लीडर थे वो हैं मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल ऑलकॉट। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी
न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका का शहर है उसमें 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो इंडिया के अंदर जो हेडक्वार्टर था वो था अड्यार मद्रास के अंदर। कब खोला गया? 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, सॉरी। अब आते हैं कि ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 में एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की अध्यक्षता संभाली थी। कौन बन गई थी अध्यक्ष? एनी बेसेंट बन गई थी 1907 में, जब जनरल ऑलकॉट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं कि अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन जो कि हुए हैं। अब याद रखना कि क्वेश्चन आता है कि लोकाहितवादी किसे कहते हैं, तो वो हैं गोपाल हरि देशमुख को लोकाहितवादी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्मर के तौर पर सामने आए थे। उसके बाद भारतीय सेवक समाज, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने करी है? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो कि कौन है? जो कि एक मॉडरेट लीडर थे। इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। अब आते हैं कि मुस्लिम सुधार आंदोलन, तो सर सैयद अहमद जो खान हैं इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना करी थी और अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है दोस्तों, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना करी है। ठीक है, अब देखते हैं कि मोहम्मद कासिम नानातौबी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना करी है। तो देवबंद जो मूवमेंट चलाया है वो किसने चलाया है? मोहम्मद कासिम नानातौबी और रशीद अहमद। तो क्वेश्चन आएगा कि देवबंद मूवमेंट के लीडर कौन थे? वो थे मोहम्मद कासिम नानातौबी और रशीद अहमद, याद रखना दोस्तों। अब आते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना करी है। तो अहमदिया आंदोलन के लीडर कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद 1889 में अहमदिया आंदोलन के कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, अब आते हैं कि 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी है तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो गया। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो इंग्लिश के जो मुस्लिम्स हैं वो वेस्टर्न लैंग्वेज को समझें और इंग्लिश लैंग्वेज को समझें। वो कहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनके एक हाथ में उर्दू होनी चाहिए और एक हाथ में उर्दू नहीं, एक हाथ में उनके कुरान होनी चाहिए और एक हाथ में उन्हें बाइबल होनी चाहिए। तो वो चाहते थे कि वो ब्लेंड करके दोनों कल्चर को समझें मुस्लिम्स, मतलब वो वेस्टर्न कल्चर को भी सीखें और इंडियन कल्चर को भी सीखें और अपने इस्लामिक कल्चर को भी सीखें, जिससे कि ब्लेंडिंग हो सके। और एक हिंदुओं की तरह, जो कि हिंदू प्रोग्रेसिव हो चुके थे, वो कहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत पिछड़ गए हैं, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को कतई पढ़ा ही नहीं है। वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर को पढ़ें, समझें और उन्हें अपने अंदर इम्बाइब करें। उसके बाद वर्ष 1930 में सर्वप्रथम दुराष्ट्र सिद्धांत की स्थापना की बात मोहम्मद इकबाल ने की है। याद रखना कि जो दुराष्ट्र सिद्धांत की जो बात है सबसे पहले किसने करी है? मोहम्मद इकबाल ने। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले किसने दी है? मोहम्मद इकबाल ने 1930 में। उन्होंने एक अपनी कविता लिखी थी, उसमें उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इकबाल ने अपनी पुस्तक है बंग दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। तो इकबाल ने ही बंग दर्रा उन्होंने किताब लिखी थी, उसी में उन्होंने पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। अब आते हैं कि निम्न जातीय आंदोलन। अब निम्न जातीय आंदोलन की बात कर लेते हैं। 1873 ईस्वी में बम्बई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी है। किसने? तो ज्योतिबा फुले जो थे वो डाउन टू डाउन सोसाइटी से थे, वो निम्न जाति के थे, तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, जिसे बोलते हैं ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। तो याद रखना कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने लिखी है, याद रखना। अब वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। अब क्वेश्चन आता है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने करी और कब करी? तो अंबेडकर साहब ने 1924 में की। तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया। ठीक है, तो बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया गया था 1927 में मराठी भाषा में। ठीक है, अब आते हैं 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया था।
तो क्वेश्चन आता है कि हरिजन किसने बोला था, जो अछूते थे उनको, अनटचेबल्स को हरिजन किसने कहा था, कि ये हरि के जन हैं, मतलब ये जो लोग हैं वो भगवान के लोग हैं, हरि के जन हैं। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने बोला। महात्मा गांधी ने ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। कब? 1932 में, याद रखना मेरे दोस्तों। अब अन्य आंदोलन व सुधार पर बात करते हैं। विधवा पुनर्विवाह पर हेतु ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, मैंने बताया ना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मदद से ही विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1956 का, जिसके बाद विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दे दी गई थी। तो डी.के. कार्बे ने 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। ये वही डी.के. कार्बे हैं जिन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बनाया था, और यही डी.के. कार्बे हैं जिन्होंने 1916 में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। अब आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और ए.ओ. ह्यूम ने द्वारा की गई थी। ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अब देख लेते हैं उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं दाता। अब देखते हैं कि गुरुदेव, तो गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई थी? वो थे, प्राप्तकर्ता थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दी थी गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अब आते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोनों याद रखना कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब आते हैं कि नेताजी को, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको नेताजी की उपाधि किसने दी है? तो वो एडोल्फ हिटलर। याद रखना कि एडोल्फ हिटलर था जिसने, एडोल्फ हिटलर ने बोला था सुभाष चंद्र बोस से कि आप नेताजी हैं, आप नेताजी हैं। अब आते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा है? तो वो जो बरदौली सत्याग्रह उन्होंने किया था, कब? 1928 में। 1928 में जो बरदौली सत्याग्रह करेंगे, कौन? वल्लभ भाई पटेल। अभी हम पढ़ेंगे उसे। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को बरदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। अब आते हैं कि देश रत्न और अजात शत्रु किसे कहा जाता है? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उनको ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। क्या बोला था? देश रत्न और अजात शत्रु। अब आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। तो मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा कि आप कायदे आजम हैं सर, आप कायदे आजम हैं। कायदे आजम किसको बोला था महात्मा गांधी ने? वो बोला था मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन ये वही बंदा है जिसने भारत का पार्टीशन करा दिया। ठीक है, बट वो पॉलिसीज अलग थी, वो टाइम अलग था, हम उस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि। अभी हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी एडोल्फ हिटलर ने। देश नायक की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि दी थी और एडोल्फ हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी है? तो वो दी है महाराजा खेतड़ी। कि उनका नाम तो क्या था? नरेंद्र नाथ था ना, नरेंद्र नाथ। लेकिन विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो वो थी महाराजा थे खेतड़ी, उन्होंने। अब बात करते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि, वो दी है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बोला कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय को अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। अब उनके जो संगठन हैं उनकी स्थापना कब हुई है और उनके संस्थापक कौन रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर सेटअप करा गया है वो 1784 में। क्या उसका नाम है? एशियाटिक सोसाइटी। ये विलियम जोन्स द्वारा। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इसे घुमा घुमा के कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? तो वो करी है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी 1784 में। ठीक है, उसके बाद आठवीं सभा में बता चुका हूँ। अब आप लोग बताइए, आठवीं सभा की स्थापना किसने करी है? किसने करी बताइए? राजा राम मोहन रॉय ने। कब? 1815 में। यही क्या बन जाता है 1828 में जाकर के? यही आठवीं सभा 1828 में ब्रह्मो समाज का नाम ले लेती है। ठीक है, और ब्रह्मो समाज का रूप ले लेती है। याद रखना मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं युवा बंगाल आंदोलन। इसके बारे में बता चुका हूँ। बिबियन डेरिजियो इसके लीडर थे। 1826 ब्रह्मो समाज बता चुका हूँ। राजा राम मोहन रॉय। तत्वबोधिनी सभा मैंने बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में
क्या इस्टेब्लिश करी है? तत्वबोधिनी सभा। ये तत्वबोधिनी सभा तत्वबोधिनी पत्रिका भी रिलीज़ किया करती थी। ठीक है। अब मैंने बताया प्रार्थना समाज किसने इस्टेब्लिश कराया है? प्रार्थना समाज बताइए, बताइए प्रार्थना समाज किसने किया है? पांडुरंग जी ने। ठीक है। किसकी मदद से? केशव चंद्र सेन की मदद से। परमहंस मंडली 1849, आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और ददोबा पांडुरंग। अब आते हैं रहनुमाई मजदयासन सभा। ये पर्शियन नेम है। पर्शियन की जब भी बात आएगी, पर्शियन कौन थे? दादा भाई नारोजी थे, तो उन्होंने 1851 में इसकी स्थापना करी थी, याद रखना। अब बात करते हैं अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करी है 1863 में। अब आते हैं कि बेद समाज की स्थापना के श्री धरालू नायडू, इन्होंने 1864 में करी है। के सी धरालू नायडू। उसको साइंटिफिक सोसाइटी में बता चुका हूँ, सर सैयद अहमद खान 1864। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी है? दादा भाई नारोजी ने 1866 ईस्वी में। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा भी बनाई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन याद रखना, दादा भाई नारोजी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाड़े, MG रनाड़े ने 1870 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र वाले रीजन में। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज। मैंने बोला आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। किसकी मदद से? केशव चंद्र सेन की मदद से। सत्यशोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। और ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी है गुलामगिरी, याद रखना मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मैं बता चुका हूँ किसने इस्टेब्लिश किया है। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी है 1864 में। और 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान, याद रखना। इन्होंने ही टू नेशन थ्योरी को ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर दिया था। उसको लेटर ऑन जाकर के इकबाल ने मॉडिफाई किया। अब बात करते हैं इंडियन लीग 1875 में। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखना मेरे दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी आप देख चुके हो, मैडम ब्लावस्की, कर्नल ऑलनॉट। इंडियन एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन है। 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1876 में इंडियन एसोसिएशन। लेकिन याद रखना ईस्ट इंडियन एसोसिएशन पूछ रहे तो किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अकेला इंडियन एसोसिएशन पूछ रहे तो किसने? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AO ह्यूम 1875 में 85 में। इसका आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेसिडेंट कौन था जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसका। ठीक है, बताइए दोस्तों। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, लीडर हैं फिरोज शाह मेहता, KT तलांग एंड तैयाब जी, ये इसके लीडर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। अब बात करें बेलूर मठ बनाया गया 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, महादेव गोविंद रनाड़े इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। बेलूर मठ 1897, स्वामी विवेकानंद। सारदा सदन 1889, रमाबाई। अब बात करते रामकृष्ण परम जो मिशन है वो 1857 में किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। अभिनव भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट सोसाइटी थी अभिनव भारत, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी अभिनव भारत। किसने? विनायक दामोदर दास और BD सावरकर ने 1904 में। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने करी है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले के ही डिसाइपल थे उन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी थी। उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी है 1911 में। बताइए दोस्तों। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग 1906, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। सर्विस लीग आ गया, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था ऑब्वियसली आ गया। सोशल सर्विस लीग किसने? 1911 में नारायण मल्हर जोशी। विश्व भारती 1921, रविंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल सिंह। कहाँ स्थापना हुई है? अमेरिका के अंदर, याद रखना मेरे दोस्तों। हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916, तिलक एवं एनी बेसेंट। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन एनी बेसेंट 1917। खिलाफत आंदोलन 1919, अली बंधु, ठीक है, और अली ब्रदर्स। अब बात करते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में
नारायण मल्हर जोशी और एन जोशी द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1920 में, नारायण मल्हर जोशी। ठीक है, अब बात करते हैं स्वराज पार्टी। लीडर कौन है? मोतीलाल नेहरू और CR दास 1923 विद इन द कांग्रेस। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सैन्योल और अदल भी इसके लीडर्स थे। बहसकर हितकर्नी सभा देख चुका हूँ, BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार। RSS की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा। नौजवान सभा 1956, पंजाब नौजवान सभा इसका नाम था, टोटल पूरा नाम। भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद 1928। खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फर खान। हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। एंड आज़ाद हिंद सरकार तो वो है 1943 सुभाष चंद्र बोस। तो थैंक यू दोस्तों, और ये मेरा वीडियो था। इसके बाद कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो एक वीडियो और लेकर के आऊँ, उसमें मैं कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप लोगों को दिक्कत होगी। यहीं तक रखते हैं, सीमित वीडियो रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। सक्सेस और सफलता आपकी होने वाली है। थैंक यू।